Okay, so continuing in part 2 of this video, we'll starting from where we left. प्रवेश यहाँ बोला ना मानसी कि we can make a dam mala project. So Yes. I think this is not feasible because dam is a part of national security and it will only come under the state provision. क्योंकि dam is related to two things. That is, one is irrigation potential and second is the flood control measures. So I think dam should be under the regulatory provision of the state, whereas the building of the dam and maintenance can be taken by the private sector. हाँ, वहाँ डायरेक्टली पे पूरा नहीं प्राइवेट हो सकता सेक्टर, प्राइवेट हाँ, सेक्टर का, पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि डैम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम्म। मतलब स्टेट का। हाँ, तो और जो एक्शंस बस एक और ये बता देना, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है ना, वो क्या है एक बार अब बस छोटा से ठीक तो है। मैं बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे वी कैन टेक दिस अप फ्रॉम, ये इसी के ऊपर है, व्हाट इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। हाँ ठीक। तो सिक्किम में वी सॉ चुंगतांग डैम, जो इंपॉर्टेंट डैम नेम्स है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट जाते हैं, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। सो इट इज टू हाईएस्ट ग्लेशियर लेक, साउथ लोनाक लेक एंड शाको चो लेक। ये दो इंपॉर्टेंट लेक सिक्किम में है। फोकस इज ऑल्सो ऑन द स्टेटस ऑफ अदर डैम्स एंड हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट। और इवन जो नए भी डैम्स प्लान किए जा रहे, प्रोजेक्ट्स प्लान किए जा रहे हैं, तो उनका भी डिजाइन और कंस्ट्रक्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेफ्टी मार्जिन जो है मेंटेन और उनको ऑपरेट करना एज पर द गाइडलाइंस, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो चूज करना स्पेसिफिक लोकेशन भी कौन सी ऐप रहेगी, सो दैट अगर कोई पॉसिबल डिजास्टर होता है तो इतना ज्यादा लॉस ना हो। So glacier lake outburst phenomena जो है basically we see कि because of the melting of glaciers we see artificial lakes बन जाती हैं कुछ ऐसे areas पे जहाँ पे again depression होते हैं। तो when that basically वहाँ पे water जो inflow हो रहा हो तो बहुत ज्यादा हो जाता है than the capacity of that particular region. So suddenly because of that pressure of the water, the lakes they can basically burst off. So it can also happen because of if there is suppose an earthquake. So these are basically the reasons also, and how basically such lakes they are forming, why the reason. So this is again the basic thing around this. So herein we can take this up. Importance of microfinance kitna zyada hai. So this is again coming from Bangladesh. So we see Muhammad Yunus, who is the Nobel Peace Prize winner from Bangladesh. He showed the potential of microfinance in eradicating poverty and is facing more than 150 cases. So this is not important. His contributions are important. We can again, what lessons can India learn from the experience of Bangladesh when it comes to eradication of poverty through this measure of microfinance. So India में भी we are again seeing कि हम financial inclusion पे कितना focus कर रहे हैं। Even microfinance की भी जब हम बात करते हैं, cooperative society है, microfinance institutions हैं जो छोटे अमाउंट के लोन्स लेंड करती हैं, बट अगेन जो इंस्टीट्यूशंस भी हैं उनकी क्रेडिबिलिटी भी एक अगेन हमारे रडार के अंडर रहती है, बिकॉज वी आर सीइंग अगेन बोगस इंस्टीट्यूशंस भी क्रिएट किए जाते हैं व्हिच मिसयूज ऑफ द पीपल्स मनी। तो अल्टीमेटली वो इंस्टेड ऑफ जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो दैट समवेयर बैकफायर्स। सो वी सी दैट। And I think, Mansi, that in the microfinance, specifically in the Indian context, आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो प्राइवेट बैंक्स हैं या प्राइवेट एनबीएफसीज हैं वो आपको प्रोवाइड करती हैं 1 मिनट में आप लोन का पूरा प्रोसेस कर सकते हैं एंड विद इन 10 मिनट्स द अमाउंट विल कम इन योर बैंक अकाउंट। बट द सिमिलर थिंग इज नॉट हैपनिंग इन द पब्लिक बैंक सेक्टर। सो हमारे जो पब्लिक बैंक्स में लोन का प्रोसेस है वो ही इतना रिजिड है कि एक पेपर फाइलिंग ही नहीं समझ पाता। तो हमें कहीं ना कहीं रैशनलाइजेशन लाने की जरूरत है, उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है ताकि जो माइक्रो फाइनेंस की जो स्पिरिट है वो पब्लिक सेक्टर भी बढ़ चढ़कर उसे पूरा कर पाए। नहीं, फिर वो तो डबलिंग हो जाएगा ना, वो तो रेप्लिकेशन हो जाएगा। फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने का पर्पस ही क्या बचा, जब अगर पब्लिक मैं सेक्टर ये नहीं कह रहा हूँ, बैंक आके लीड मैं लेंगे। सिर्फ यही कह रहा हूँ मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जो लोन प्रोसेस है आपका जो पब्लिक सेक्टर का है वो उसको आप थोड़ा हम्बल कीजिए ताकि वो लोगों डिफरेंट को एस्पेक्ट हो उसको गया, हाँ। समझने में आसानी हो। ठीक है। ठीक है, राधा प्रवेश अगर वो बोल रहे स्मॉल लोन्स तो सिंपल बता सकते हैं कि जो ऐसा आजकल जो न्यू बैंक होता है दे ऑल्सो गिव स्मॉल लोन्स टू द पीपल। एंड दूसरा जो है कि एसएफएसी जो लोकल लेवल पर वो भी देते ही है स्मॉल लोन, एग्रीकल्चर लोन्स हो गया है स्मॉल लोन्स।
तो जरूरत नहीं है कि पब्लिक बैंक, लार्ज बैंक है तो वो दे सकते हैं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। बाकी कोऑपरेटिव तो है ही इंडिया में, कोऑपरेटिव बैंकिंग और और ऐसे। बांग्लादेश के केस में वी सॉ दिस अगेन ऑन द बेसिस ऑफ जो ग्रामीण बैंक क्रिएट किया गया 1983 में. So basically this was again very helpful in creating this kind of a revolution there. So this is there. India में we are having again mobile banking also, कि apart from this banking correspondence भी हम बात करते हैं financial inclusion की भी, but जब हम क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड ईज ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है व्हेन इट कम्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिट टू द at the local level for the again poor people. So again a cause of concern is कि यूएसए का जो budget deficit है that rises 23%. So already we are seeing so many economic challenges. Debt ceiling एक बहुत बड़ा concern है. It is being said कि again फिर से अगर similar situation जो भी कुछ टाइम पहले देखने को मिली थी, अगर debt ceiling के ऊपर फिर से possibility हो जाती है उसको cross करने की भी, तो it can again lead to another global financial crisis also. So because of again globalization, how things and economics, different indicators, they're interdependent. So even USA में भी जो चीज हो रही है उनकी इकोनॉमी में, वो इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट करती है. So this we have seen in case of USA में जो bond yields increase हो रही है, इंडिया की जो capital market है, FPIs are exiting, so उसकी वजह से rupee is depreciating. So that's how things are linked. And even जब हम monetary policy decisions की बात करते हैं तो therein also we are seeing जो interest rate arbitrage है, अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट इनका इंक्रीज नहीं करेगा, वी हैव बीन सीइंग फ्रॉम लास्ट 2-3 जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है, हमारा रेपो रेट स्टेटस को हम मेंटेन करते हुए चल रहे हैं. बट यूएसए का जो फेड है, उनका जो सेंट्रल बैंक है, दे आर इंक्रीजिंग देयर इंटरेस्ट रेट. तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स विल मूव टुवर्ड्स यूएसए, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट के बीच में डिफरेंस है ये भी एक्सपैंड हो रहा है. तो आरबीआई को दो चीजें इंश्योर करनी है कि इन्फ्लेशन भी वो कंट्रोल कर सके, साथ के साथ अगेन ग्रोथ के ऊपर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट ना है, और जो ये इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज है, ये गैप भी ज्यादा ना इंक्रीज हो, बिकॉज अगेन ये एक डिसाइडिंग फैक्टर रहता है व्हेन इट कम्स टू द अट्रैक्शन ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स टुवर्ड्स इंडिया. Okay, so now we are moving to Financial Express newspaper. Okay, so Pravesh, you can continue from here. Sure. So Mansi, just select the topic and I'll be explaining that. Sure. So we can take this up, saturation of welfare schemes. Okay. So Prime Minister Narendra Modi has set a target of 6 months to ensure that the full saturation of the government welfare schemes takes place. He simply means that the ultimate objective of all the government schemes for the civil society should reach their ultimatum. So that is the only message he wants to give. Specially fitted rugs will reach the beneficiaries across the country. So this is just to provide the awareness about what are the socio-economic governance reforms which are going on currently in the country for the vulnerables, for the downtrodden, as well as for the majority section. Deserving beneficiaries are not deprived of the benefits of the welfare schemes, and these schemes reach them faster. So I am reiterating the similar thing. And अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं, तो हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना है इन ग्रामीण, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, किसान योजना, फसल बीमा, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, जन औषधि, गरीब कल्याण अन्न योजना. So these are not the new schemes, but yes, these are the schemes which were started since 2014, and they have some elements प्रवीण, यहाँ पे मेरे of को क्वेश्चन है कि yes. why are we actually saying कि हमें ये saturation level achieve करना है? ये इतना important क्यों है saturation level achieve करना है? कैसे हमें help करेगा? Apart from जो यहाँ पे benefits है कि beneficiaries तक benefits पहुंच जाएं and saturation level एक achieve हो जाए welfare schemes में, तो और ये और किस वजह से और important है?
इसके अलग अलग चीजें हैं इंपॉर्टेंट की। सबसे पहला कि जो गवर्नमेंट का एक प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसके अंदर जो सोसाइटी है उसमें मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर हर किसी को लाने की बात हो रही है, तो अनलेस एंड अनटिल इन स्कीम्स के फायदे सभी लोगों तक पहुंचे वो हो नहीं सकता। इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे यहाँ पर पॉवर्टी है, फाइनेंशियल इलिटरेसी है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो पिछड़े एरियाज हैं। जब हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाने की बात करते हैं, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स बनाने की बात करते हैं, तो उनके पीछे भी जो मेन मकसद है वो यही है कि किस तरीके से इन स्कीम्स का ओवरऑल इम्पैक्ट लोगों तक पहुंचे और उनके जीवन में सुधार आए। दरअसल सैचुरेशन हम लाने की बात क्यों भी कर रहे हैं, और ये जो हमारी हाईएस्ट पॉलिटिकल विल है वो भी ये बात क्यों कह रही है, क्योंकि इतने साल होने के बाद भी ये नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इतना जो फोकस है उसके बाद भी जो करप्शन है ग्रास रूट लेवल पे वो देखने को मिलता है, मेल फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद फाइनेंशियल लूपहोल्स हैं जिनकी वजह से इनका जो फंड्स है वो मिसमैनेज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब हमारी पॉलिटिकल विल ऊपर से इतना प्रेशर डाल रही है, तो हमारी बॉटम अप तक की जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं उसमें एक रिवोल्यूशन आएगा। और जो मेन इन चीज का मकसद है सैचुरेशन लाने का वो यही है कि किस तरीके से जो इंडिया है उसको एक डेवलप्ड भारत बनाया जाए। ठीक है, और इसमें मैं एक तो चीज अगर आप ऐड करूंगी कि व्हाई इट यस इज इम्पोर्टेंट, और जो फैक्टर्स हैं कि वंस वी अचीव द सैचुरेशन लेवल इन द वेलफेयर स्कीम्स, प्रॉपर जो डिजर्विंग बेनिफिशरीज है उन तक बेनिफिट्स पहुंच जाएं, एक वो हम पीक अचीव कर लें। उसके बाद फर्स्टली एक तो हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि हम कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और जब एट द सेम टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट रैशनलाइजेशन ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितना हम वहां से जो रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हैं। एंड विद दिस ऑल्सो जब एक सैचुरेशन लेवल भी आ जाएगा, तो ये जो माइक्रो एरियाज पे हम अगर टारगेट मीट करने लग जाएंगे, तो और जो ब्रॉडर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक के एरियाज ऑफ कंसर्न्स हैं, लाइक जब हम बात करते हैं इंडिया में लो पर कैपिटा इनकम है डिस्पाइट बिंग द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, उन चीजों को हम एड्रेस कर सकते हैं, हम फोकस कर सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे वी कैन ऑल्सो फोकस अपॉन की कैसे इंडिया, जब हम इवन विजन की बात करते हैं, हम बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, कैसे इंडिया का क्या प्लान रहेगा टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, कैसे हम अगेन जो और ब्रॉडर इंपॉर्टेंट एरिया है एनर्जी सिक्योरिटी, एट द सेम टाइम ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन कैसे इंश्योर कर सकते हैं, तो इन एरियाज पे हम फिर कंपैरेटिवली और ज्यादा एंड डेडिकेटेडली फोकस कर पाएंगे। और मैं ठीक यहाँ है। एक और बोलूंगा, एक बस ऐड करूंगा कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये ऐसे ही यात्रा पहले भी होता है, मतलब कि 2014-16 में भी हुआ था। क्योंकि क्या होता है कि जो लोग हैं, वो अगर एक स्कीम में है तो दूसरे स्कीम में एनरोल नहीं हो पाते हैं। ऐसे उज्ज्वला में है तो जरूरी नहीं कि वो आयुष्मान में हो। तो उस समय यात्रा के दौरान में उन्हें बताया जाता है कि इतने सारे स्कीम सामने में है और आप इन सब में एनरोल हो सकते हो, कैसे एनरोल हो। तो ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए किया जाता है विथ रिगार्डिंग टू द बेनिफिशियरी, ताकि बेनिफिशियरी हर एक स्कीम में एनरोल हो जाए, क्योंकि उनका स्कीम कोई छूटे नहीं। इसके लिए मतलब स्पेसिफिक हम्म। उस समय के लिए सिर्फ। अब करो आगे। मेवाड़ का मिनिएचर ले लेते हैं ऊपर में। यस, वी ओके। कैन टेक दैट मेवाड़ में। ऊपर Yeah, so Meward's miniature. So as we all know that we have gharanas of paintings and dance in India. So Mewar is having a history of 17th century miniature painting. Miniature painting basically क्या होती है कि एक बहुत ही छोटे साइज में एक पेंटिंग बनाई जाती है जिसमें माइन्यूट रिप्रेजेंटेशन किया जाता है पिक्टोरल फॉर्म्स का, पिक्टोरल फॉर्म में फोक का, मोटिव्स का, आर्ट्स का, ह्यूमंस फिगरिन्स का। अगर हम बात करते हैं मेवाड़ की, तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से महाभारत और रामायण जैसी जो एपिक्स हैं उनका इन मिनिएचर्स में इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इट इज अ मोन्यूमेंटल वर्क बाय सिंगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो महाभारत हैज नेवर बीन डन बिफोर, ये ऐसा मानना है राजस्थानी पोइट देवाल। Timeline is 1680 to 1698 by Allah Baksh. So what we can see that इसमें अगर हम बात करें तो how in the Sultanate period and how during the Mughal period, how the gharanas were developed in the local regions, and afterwards in the later phase of the
Mughal phase, how the disintegration led the gharanas developed under the regional powers, especially in the Rajputanas also. So ये कहीं ना कहीं उसका impact है. So Allah Baksh was commissioned by the then Maharaja Jai Singh of Udaipur to paint the entire Mahabharata in 1680. तो नियोगी बुक्स पब्लिश्ड अ फिफ्थ वॉल्यूम बाय ऑथर्स, तो हमारे अलग अलग भगवत गीता का भी इस पे इन्फ्लुएंस देखा जाता है कि किस तरीके से, एंड भगवत गीता इज ऑब्वियसली अ सेक्रेड बुक एज फार एज द इंडियन कल्चर एंड इथोस आर कंसर्न. एंड महाप्रस्थाना पर्व, द बुक ऑफ ग्रेटर डिपार्चर, इज आल्सो बीइंग क्रिएटेड बाय दिस घराना. रामायण की जैसे कि हमने बात की, अंडर मक्तब खाना, इंडियन टेक्स्ट इंक्लूडिंग महाभारत एंड रामायण वर ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत इनटू पर्शियन. तो मक्तब important place as far as the creativity of this particular time is concerned, when these texts were converted and translated into different literary sources for generations to come. So इसी से कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारी जो beliefs और traditions है वो ना केवल इंडिया तक सीमित है, बल्कि हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक, जो कि मुस्लिम कंट्रीज है वहां भी. इफ वी टॉक अबाउट इंडोनेशिया, सो हाउ दे प्रीच Lord, Goddess Saraswati, that is also a magnificent aspect which definitely has some sort of influence from the Ramayana and Mahabharata culture of India. यहाँ Okay. मैं ऐड करूंगा दो एरियाज कि जो डिफरेंसेस बिटवीन द मुगल मिनिएचर है एंड द मेवाड़ या फिर राजपूताना मिनिएचर, उसमें डिफरेंस क्या है. तो मुगल मिनिएचर में आप कभी भी आप गॉड सब के बारे में बहुत कम ही देखोगे या नहीं के बराबर देखोगे. एक्सेप्शन है वहां पर भी जहांगीर का पेंटिंग के समय में, लेकिन ओवरऑल जो मुगल जो राजपूताना पेंटिंग है उसके अंदर में आपको भगवत गीता, महाभारत, रामायण, कोर्ट का सब चीज का उनका मिनिएचर रहेगा. लेकिन मुगल में रॉयलिटी के बारे में रहेगा या फिर कोर्टवेयर का रहेगा, कोर्टवेयर पेंटिंग रहेगा, एनिमल प्लांट्स इस सब के ऊपर पेंटिंग रहेगा. तो ये डिफरेंस है छोटा सा. तो ठीक है. मैं Yes. आगे बढ़ सकते हैं इसमें. I think we have talked about Durga Pandals already. Different दुर्गा important. पंडाल में एक बात कर सकते हैं कि अभी कहीं लिखना पड़ेगा तो दुर्गा पूजा पंडाल एक माध्यम है कैसे सोशल अवेयरनेस फैलाया जाए. एंड साथ ही साथ लाइफ मिशन है इंडिया का रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी, उसको भी एक दर्शाता है थ्रू दुर्गा पंडाल. तो दुर्गा पूजा पंडाल इज अ वेरी यूनिक एंड इनोवेटिव टूल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन हेरिटेज, जहाँ पे वो So मैं ऐसा कुछ. इसमें उसी का बोलूंगा कि हम्म, it's a good point that how the religion today is aiming socio-economic governance and socio-economic reforms which are going on. जब हम बात कर रहे थे गणेश चतुर्थी की, so how the rumors about the space mission were there in Indian society, but how the religion played an important and active role in removing those rumors by providing the essential elements and the good aspects about the space mission, whether it is moon mission or sun mission. गणेशा के पास भी हमने किस तरीके से देखा जो अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स हैं या फिर अलग अलग हमारे जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं उनकी जो तस्वीरें लगाई गई. तो इस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो रिलीजन है, मतलब वो हमेशा से हमारा एक कल्चरल इंटेग्रल पार्ट रहा है हमारी सोसाइटी में. लेकिन आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि रिलीजन केवल सीमित नहीं है रिलीजन ट्रेडिशंस तक, वो हमारी जो कंट्री की जो स्पिरिट है और जो डेवलपमेंट है उसको भी साथ में कहीं ना कहीं लेके चल रहा है. और एक और मैं ऐड करूंगा आपका एक पॉइंट से कि there is a negative stereotype about the religion that it is antagonist to science. इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में it has been towards the scientific development and progress. तो इसलिए दिखता है कि आप पंडाल बनाते तो उसके अंदर में कभी आए इसरो का भी रहता है मूर्ति या फिर जो भी डेवलपमेंट है उसका एक मूर्ति भी भी रहता है, जीन एडिटिंग भी. हाँ, जीन क्रॉस. and हाँ, obviously हम ये भी नहीं कह सकते उशिक एंड मानसी कि जैसे वेस्टर्न सोसाइटी में सेक्युलरिज्म को डिफरेंशिएट किया गया है पॉजिटिव और नेगेटिव, हमारे यहाँ तो मतलब सेक्युलरिज्म की तर्ज पे ही जो हमारा रिलीजन है उसी को साइंस माना गया है. किस तरीके से जो हमारे यहाँ आर्चरी है, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं रिलीजन से ही आए हैं. मतलब तो रिलीजन
जो अपने यहाँ डिफाइंड है वो डिफरेंट है ना, तो इसलिए है, मतलब बॉटम्स अप है, हम लोग में कोई पोप नहीं है, तो यहाँ पर बॉटम्स अप में है कि आपका जो आइडियाज है उसको सेलिब्रेट किया थ्रू मीडियम। तो मीडियम यहाँ पर दुर्गा पूजा पंडाल है और फिर गणेश चतुर्थी के समय सेलिब्रेशन है, तो वही। ठीक। बट इसमें देखने की चीज यही है कि किस तरीके से हम अब जो दुर्गा पंडाल और दुर्गा माता की जो मूर्तियां हैं, और जैसे कि गणेश की मूर्तियां थी, गणेश आइडल्स, कैसे उनको हम मतलब सस्टेनेबल तरीके से उनको इमर्स कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत हाँ, बड़ा चैलेंज है एक हमारी चैलेंज। एनवायरनमेंट, हम्म बायोडाइवर्सिटी और तो फ्लोरा ऑलरेडी होना के हाँ लिए। मेंशन हो चुका है, तो दिस इज रिपीटेटिव। आगे वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। So I think now we can take up Indian Express newspaper. We are done here. ठीक, उसके पहले अच्छा फिर खत्म हो गया तो दुर्गा पूजा पंडाल का जो मूर्ति होता है तो उसको सस्टेनेबल कैसे बनाए, तो मेरे यहाँ पे मतलब जो दो एरियाज है जो मैंने देखा इस बार दुर्गा पूजा में, वो है कि एक बैम्बू स्टिक, कोपरा एंड जो क्ले होता है उसको यूज किया गया है, मतलब डिग्रेडेबल क्ले, रादर देन के प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब पीओपी। तो ये एक और रीयूजेबल भी, वो जो एलिमेंट्स भी रहते हैं, मेटल्स रहते हैं, उनको रीयूज करके भी, एज वी सॉइंग इन द हिंदू न्यूज़पेपर आल्सो, कि कैसे मेटल जो उसको रीयूज करके पूरा जो आइडल बनाया गया है। एंड आई हाँ थिंक ये मुझे मानसी इसमें एक और चीज लगती है कि ये जो हमारे जो आइडल्स हैं, इनकी जो मतलब हम हर मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अ, ज्यादा मतलब इनका अगर आप क्रेज करते हैं तो आपको छोटी मूर्तियां जो है मतलब यूज करनी चाहिए, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे हर घर में रखना चाहते हैं, रादर की आप बड़ी रखें, क्योंकि उसको इमर्जन फिर उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें पुलिस अथॉरिटीज भी परेशान होती है, जो हमारी एनवायरमेंटल एजेंसीज है वो भी परेशान होती हैं। तो धर्म को मतलब एक इंजॉयमेंट ना बनाया जाए, उसकी एक सेकंडनेस समझी जाए। नहीं, और इसी उसका के साथ जैसे कि उसका डिसएग्री करते हैं आपसे बाद में बात करते हैं इस पर। अच्छा ठीक है। अभी आगे बढ़, हिमांशी मैं शेयर कर देता हूँ इसको ओके, क्योंकि वेट अ मिनट, फिर मैं पॉज करती हूँ। now we are moving towards the Indian Express newspaper, starting with the first one. इसरो क्लियर्स, ये बात हो चुका है पहले भी कि ह्यूमन स्पेस मिशन पहले भी लॉन्च हुआ था विद रिगार्डिंग टू यूएसएसआर, यूएस एंड चाइना। अभी इंडिया 2025-26 में जो आइडिया है गगनयान का वो पूरा कर सकेगा। आपको किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं बीच में, ठीक है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन, जो पहले डिस्कस हो चुका था, और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट में भी इसमें है कि दो तीन चार एरियाज है। LVM3, it is a upgraded version of heavy GSLV. तो PSLV and GSLV, they are two types of rocket propulsion vehicle which are used to launch the satellite into the space. तो उसमें LMV3 it is a heavy part of the GSLV, तो उसको यूज किया जाएगा। और जो बजट है स्पेस मिशन का वो 9,000 करोड़ है, और कुछ नया नहीं है, ठीक है। देन the next न्यूज़पेपर आर्टिकल इज ट्रांसपोर्ट टॉप्स द एमिशन चार्ट। तो दिल्ली में जो पॉल्यूशन है with regarding to emission, it is coming from mainly from transport, wind blown road dust, industry and residential. Earlier also IIT Kanpur had made a report on this where the pollution was mainly based on transport and wind blown dust rather than Diwali pollution. तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बहुत सारे मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ईवी यूज कर सकते हैं, एंड जो एरियाज है कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग उसमें भी सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं। तो तो हेरन, ग्रेडेड रिस्पॉन्स, हाँ ओके, आई वुड ऐड अप कि स्पेसिफिकली वी आर फोकसिंग एज अ सोल्यूशन, क्या हम किन चीज पे फोकस करें, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में वन तो वी आर सीइंग की मेट्रोज, बट मेट्रोज में भी द प्रॉब्लम इज ओवर क्राउडिंग। So, as an alternative now, Delhi government is again encouraging electric buses में भी कैसे आप मिडिल क्लास को अट्रैक्ट कर सकते हो।
So that is another area. उसमें जो आप electric buses launch कर रहे हो, उसमें there is availability of Wi-Fi services. So such services are being made available. Apart from this, we are seeing कि expressways construct किए जा रहे हैं, so that again outskirts of Delhi में जो traffic है, specifically जो trucks का है, वो बाहर की बाहर ही shift हो जाए. So these are some areas where we are focusing upon as far as again transportation is concerned and solutions जो हो हाँ, सकते हैं. yes. Adding to that point, waste to energy plant, biofuel, this biogas, biofuel, waste to energy plant are some areas where we can develop a mechanism to हाँ, control वेस्ट the वेस्ट emission. डिस्पोजल के लिए. और इसमें अगेन जो लैंडफिल साइट्स भी है, उसमें उनका जो हम डिजाइनिंग की भी बात करते हैं, क्योंकि अभी कोई ऐसा डिजाइन नहीं होता, वी आर जस्ट डंपिंग एट वन साइड. तो इवन जो वेस्ट डंपिंग साइट्स है, उनको भी कैसे हम इंजीनियर्ड साइट्स की फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं. एंड ये इन सारे जो ये टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हम बहुत बार बात करते हैं, लेकिन इससे हटकर कुछ हम कर सकते हैं कि ग्रीन बेल्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो सिर्फ हमारे यहाँ एक ग्रीन बेल्ट है जो कि 10 किलोमीटर की रेंज की है, अरावली रेंज, जो जिसका नॉर्दर्न रेंज बोलते हैं जिसे. तो इसके अलावा हमें कहीं ना कहीं मतलब थोड़ी ग्रीन बेल्ट जो रोड्स हैं उनके बीच में जो डिवाइडर्स होते हैं वहां पे क्रिएट कर सकते हैं, ताकि वो नॉइस पोल्यूशन पे भी काम करेंगी और एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे भी काम करेंगे. और इसके साथ साथ एक बिहेवियरल रिवोल्यूशन हम ला सकते हैं कि किस तरीके से रूफ टॉप हम जो है पौधे उगा सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, ताकि मतलब एक एक ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ हम बढ़े. हाँ, smoke gun or जो odd even policy, it is very short term. It is related to graded response action. जो measures है इसमें short term है. लॉन्ग टर्म के लिए से प्रवेश ने कहा कि ग्रीन बेल्ट और फिर वेस्ट टू एनर्जी मैकेनिज्म इसको यूज कर सकते हैं. और तो एंड also ये जो इमीडिएट हम्म, वाली बात है ना, स्मोक गन वाली, आप देखिए कि दिल्ली के अंदर स्मोक टावर है, उसको बनाने की लागत ही कई करोड़ की है. तो एक तो वो फाइनेंशियली आप कर ही नहीं सकते हाँ, हर जगह, अनसस्टेनेबल. अनसस्टेनेबल चीज है. और दूसरा ये कि अगर मैं दिल्ली में जैसे रहता हूँ तो मैं बताता हूँ, ये स्मोक टावर आपको रेयरली ही चलते हुए मिलेंगे. तो इनकी मॉनिटरिंग भी एक बड़ा चैलेंज हो जाता है म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटीज के द्वारा. और इसके अलावा जो म्यूनिसिपैलिटी है वो अपने लेवल पे क्या एक्शन लेती है कि वो वाटर टैंकर्स चलाती है, ताकि अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट, सबसे ताकि जो भी बड़ा हमारा डस्ट इश्यू है कि पोल्यूशन. हाँ, वाटर टैंकर वाटर को यूज करना पड़ेगा. तो आई थिंक देयर इज सम ग्राउंड वाटर क्राइसिस आल्सो इन दिल्ली. तो दैट इज व्हाट आई एम कैसे, सेइंग, दैट इज हाँ व्हाट आई हाँ, एम सेइंग कि कहीं ना कि कहीं लॉन्ग वो भी टर्म हमारे एक्शन. ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का एक मेजर रीजन बनता जा रहा है. यस. Then moving towards the next news article, that is China has ramped up troop presence infrastructure along the LAC in 2022. The Chinese troop, इसमें कुछ खास नहीं है. तो इसमें प्रवेश इसमें बात करिए कि इसमें कौन सा मैकेनिज्म है जो इंडिया और चाइना के बीच में है फॉर द बॉर्डर मैनेजमेंट. इसमें वो बात कर सकते हैं. प्रवेश. Toshik, you are asking me? हाँ, यस. कि व्हाट आर द बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म बिटवीन इंडिया एंड चाइना. नहीं जैसे यार, अभी आप ही बता दीजिए. नहीं, पर सिक्योरिटी आपका था ना, इसलिए मैं पूछा था कि नहीं नहीं, मैं वैसे ही. मैं तो 1995 और 1996 2010 as mechanism है where both India and China have talked to de-escalate the matter. और उसमें कोई गन यूज नहीं करना है. एक ही वो हो गया 2005 और 1996 वाला. और सो आई थिंक कोशिक इसको हम पंचशील एग्रीमेंट बोलते हैं, जिसमें 5 चीजों के ऊपर हमारे यहाँ हाँ, वो कोऑपरेशन है. पहले हुआ था. पंचशील वॉज बिफोर 1995. अभी उसका कंटिन्यूएशन है, लेकिन अभी तो अ, अभी बॉर्डर ट्रुप में अभी इशू चल रहा है ना, इसलिए ओके, सो तो एग्जैक्ट नेम डिफरेंट. मुझे नहीं पता है, बाकी आप बता सकते हैं. हाँ, रिगार्डिंग द पोचिंग,
what all steps can the government can do? तो गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैड ऑर्डर नाइट विजिलेंस रात में, ताकि जो पोचर है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। तो अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसमें ये कदम उठाया जा रहा है। और भी एरियाज है जो पोचिंग के अगेंस्ट काम कर सकते हैं। जैसे पहला जो प्रवेश आपको दिखाए थे कि राइनो, फेक राइनो हॉर्न है, उसको मार्केट में डाला जाता है, और जो भी राइनो असली है हॉर्न है उसको जलाया भी जाता है इन द आसाम रीजन। तो जो असली राइनो है, मतलब जो रियल रियल राइनो हॉर्न है, उसको जलाने से द डिमांड विल स्लो डाउन एंड अल्टीमेटली द पोचिंग विल ऑल्सो कैन बी कर्व्ड। लेकिन यहाँ पर नाइट विजिल का बात किया जा रहा है, और दूसरा की फेक राइनो हॉर्न है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो दो एरिया तो आपको इसी कुछ ऐड करना में प्रवेश? जो एंटी पोचिंग और एंटी ट्रैफिकिंग एक्ट हमारे यहाँ पर है, तो उसमें काफी अच्छे स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है पोचिंग को रोकने के लिए। तो कुछ नई चीज करने की जरूरत नहीं है, बस यही है कि किस तरीके से जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम सुदृढ़ कर सकते हैं। तो इसमें जितनी भी हमारी एनफोर्समेंट अथॉरिटीज हैं, उसके बाद हमारे जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि विलेजर्स हैं, पंचायती राज जो कमेटीज हैं, उनका हम एक्टिव कोऑपरेशन ले सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, ताकि वो उनको एक लोकल इंफॉर्मेशन मतलब प्रोवाइड करा सके, क्योंकि उन्हें उन्हें पता होता है कि मतलब किस तरीके की जो लोकल इंफॉर्मेशन होती है वो इस चीज को कर्व करने में काम कर सकती है। तो इसके अलावा जो हमारा जीपीएस है या फिर हमारा जो आरएफआईडी है, उसका भी हम यूज कर सकते हैं, ताकि पोचिंग की जो या फिर या जो ट्रैफिकिंग होती है उसकी हमें रियल टाइम लोकेशन मिल सके। सो हाँ स्पेसिफिकली यहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि गोवा की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन सी वाइल्ड स्पीशीज की पोचिंग की हम बात कर रहे हैं। तो वाइल्ड बोर्स, उसके पीछे अगेन द रीजन इज द मीट विच इज अगेन अ डेलिकेसी। बट ऑफ लेट ये भी देखा जा रहा है कि जो मेटल ट्रैप्स लेके जा रहे हैं बाय द पोचर्स टू ट्रैप द वाइल्ड बोर्स, लेपर्ड्स ट्रैप हो रहे हैं। तो इवन कहीं ना कहीं जो हम इवन बात करते हैं बैलेंस इन द फूड चेन, वो भी हाँ डिस्टर्ब। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो सी कि जो मधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो गोवा में लोकेटेड है। So this is a fact. और और इसी के दूसरा की साथ एक चीज और, इसकी जो क्योंकि ये गोवा पोचिंग है। है तो ये हाँ। थोड़ा ओशियानिक रीजन की प्रोक्सिमिटी है, हम्म, तो इसमें हमारी दो एजेंसीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक तो हमारे कोस्ट गार्ड्स हैं और दूसरा हमारा कस्टम डिपार्टमेंट है, बिकॉज गोवा इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ फॉरेन, नॉट अ फॉरेन, आई मीन अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन वेयर द फॉरेनर्स आल्सो कम, सो दैट आल्सो नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। और जो कि हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनको भी मतलब इनके लिए भी हमारा थोड़ा एक प्रॉपर इनकी रिस्पेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ प्रॉपर बैरियर्स होने चाहिए। हम फेंसिंग की भी बात कर सकते हैं, ताकि जो एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट होता है वो भी ना आए। तो ये कुछ मेजर्स हम ले सकते हैं। हाँ, दूसरा की पोचिंग इट इज, हाँ, ऑल्सो रिलेटेड टू द अदर एरियाज ऑल्सो। तो गोवा एक एग्जांपल था, ऐसे चाइनीज पेंगोलिन और इंडियन पेंगोलिन का जैसे होता है इन सुंदरबन एंड टर्टल का नॉर्थ होता ईस्ट है। रीजन। हाँ, तो उसको भी कैसे रोक सकते हैं? तो एक एरिया जो था फेक राइनो वाला, वो एक अच्छा था कि आप प्लास्टिक का बना सकते हो, और फिर आप बाकी सब मटेरियल यूज कर सकते हो एंड अपार्ट अगेंस्ट फ्रॉम द दिस पोचर्स। ऑल्सो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ सच इलीगल एक्टिविटीज जो हो रही है, पोचर्स जो कर रहे हैं, उसकी वजह से वी कैन ऑल्सो सी द केसेस ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो गोइंग ऑफ। तो वो भी एक हम्म। पॉसिबिलिटी है। तो जैसे मानसी एक अच्छा पॉइंट बताया कि जो सस्टेनेबिलिटी इन एंटी पोचिंग भी होना चाहिए, क्योंकि बाकी एनिमल को भी हर्ट नहीं होना चाहिए इन द प्रोसेस, एंटी पोचिंग प्रोसेस। तो बात कर सकते हैं। तो इसको लिया जा सकता है सेम सेक्स मैरिज, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस, बट हाँ, ये बता ले लिया गया था कि इट इज नॉट अंडर द फंडामेंटल राइट्स, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। राइट टू मैरी इज नॉट राइट अ। टू मैं और इसमें कुछ नहीं। गाजा स्ट्रिप वी हैव ऑलरेडी टेकन अप, इसराइल पैलेस्टीन। इसमें बोल सकते हैं प्रवेश कि India's US food export refusal rate 7 times higher than of China. Now this showcases that there is issue in the food quality and the standards
which the national I authority of think Kaushik, national we regulatory talked about वहाँ पर this yesterday because oh these yeah developed countries, they put a lot of phytosanitary measures on हाँ on the basis of quality under the WTO regime on the Indian exports which are going to these countries, and they refuse that. And on the charges of anti-dumping also, because they criticize the food subsidies which is given to the Indian yeah farmers. So these are hmm. there are a number of concerns in this particular area. And as far as the China is concerned, हमें ये देखने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि चाइना मतलब is only food is exporting food to US. China's export is more in minerals and in other particular industrial sectors rather than the food. But इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की जो फूड की डिमांड है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है बिकॉज ऑफ द क्वालिटेटिव डिमांड एंड और मिस ब्रांडिंग भी हमारे को देखने को मिलती है कि किस तरीके से मिस ब्रांडिंग ऑफ न्यूट्रिशनल लेबल्स एंड इंग्रेडिएंट्स इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ लगाकर जो है वो गलत पर्ची लगाकर और हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं जो हमारा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है और या फिर जो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये दो पर्टिकुलर एजेंसी है, इनको इस पे इंश्योर करना चाहिए कि इस तरीके की चीजें ना हो और हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको मतलब एक गलत नजरिए से ना देखा जाए। So, Heron, I would और like दूसरा to प्रवेश see this is a part of or an example of non-tariff barriers. Apart from this, अगर ऐसे incidences future में increase होते हैं, तो this would be also leading to wastage of food, because again, food it is not a durable good. Then it would also raise questions over the food security at the same time, and definitely एक issue हो जाएगा at the WTO, which would be somewhere like between developed versus the developing countries. और दूसरा मैं इसमें ऐड करूंगा कि जो प्रवेश ने कहा कि ये चाइना के खिलाफ भी हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है, तो हमें सीखना चाहिए चाइना से भी कैसे एक फूड स्टैंडर्ड को ओवरऑल इंडिया में प्रमोट किया जाए। जो अवेयरनेस है सिटीजन के रिगार्डिंग कि उनका भी अधिकार है पूछने का कि व्हाट ऑल क्वालिटीज आर गिवन टू देम एंड न्यूट्रिशन लेबल्स इंग्रेडिएंट इंफॉर्मेशन, ये सब भी होना चाहिए जो कहीं कहीं मिसिंग होता है। तो इंडियन पब्लिक सेंटिमेंट है ना उसको भी प्रमोट किया जाए रिगार्डिंग द फूड सेफ्टी। तो चाइना तो इंडिया दोनों तो डेवलपिंग ही है लेकिन उसमें भी हम लोग पीछे हैं, यहाँ पर एक इशू। देन यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई द वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट कुड डीरेल द IMEC प्लान इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो मिडिल ईस्ट में जो इजराइल और पैलेस्टीन इशू है इट कुड डिरेल, क्योंकि वो रीजन है the IMEC corridor will start from India to UAE through sea route, then UAE to Saudi Arabia through railway, then Saudi Arabia to Jordan, Israel, and through Haifa Port towards the European Union, connecting with Greece and Italy. ये पूरा IMEC corridor हो गया। तो बस इसमें मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है। सॉरी। Okay. And regarding Continue in the next session because we have limited time left.